हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 84 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 83 में हमने सीखा था क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बारे में। आज डे 84 में हम सीखेंगे क्लाउड थ्रेट्स के बारे में। पिछले 2 दिनों में हमने सीखा कि क्लाउड काम कैसे करता है और IAM पॉलिसीज़ को लॉकडाउन कैसे किया जाता है ताकि हम एक्सेस कंट्रोल को मैनेज कर सकें। लेकिन आज का वीडियो हमारे क्लाउड ब्लॉक का सबसे एक्साइटिंग और डेंजरस पार्ट है। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड थ्रेट्स और रियल वर्ल्ड ब्रीच एनालिसिस की। आज मैं आपको सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि हम एक फॉरेंसिक डिटेक्टिव की तरह दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट क्लाउड हैक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती से मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज का डेटा रातों रात गायब हो जाता है। तो चलिए पूरे डिटेल में इसको समझते हैं। दोस्तों, जब हम ट्रेडिशनल हैकिंग की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक हैकर मैलवेयर बना रहा है, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट ढूंढ रहा है या ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है। लेकिन क्लाउड सिक्योरिटी की सच्चाई बिल्कुल अलग है। क्लाउड में सबसे बड़ा थ्रेट कोई सुपर एडवांस्ड मैलवेयर नहीं होता। सबसे बड़ा थ्रेट होता है एन एक्सीडेंटल चेक मार्क इन अ सेटिंग्स मेन्यू। एक डेवलपर की छोटी सी लापरवाही, एक गलत क्लिक और बूम, आपका पूरा कॉन्फिडेंशियल डेटा इंटरनेट पर पब्लिकली एक्सपोज हो जाता है। इसलिए क्लाउड थ्रेट्स को हम द इनविजिबल एक्सपोजर कहते हैं, क्योंकि कंपनी को तब पता नहीं चलता जब तक उनका डेटा डार्क वेब पर बिकने नहीं लगता। चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। डेटा लीक और डेटा ब्रीच में क्या फ़र्क होता है? साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। पहले देखते हैं डेटा लीक। ये एक पैसिव एक्सपोजर है। इसका मतलब किसी ने आपके सिस्टम को हैक नहीं किया, बल्कि आपके ही किसी एम्प्लॉय ने गलती से किसी S3 स्टोरेज बकेट को प्राइवेट से पब्लिक कर दिया। अब इंटरनेट पर कोई भी बिना पासवर्ड के उस डेटा को देख सकता है। अब देखते हैं डेटा ब्रीच का मतलब। ये एक एक्टिव एक्सप्लॉयटेशन है। इसमें हैकर सिस्टम की किसी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर या चोरी किए गए कीज़ का यूज़ करके सिक्योरिटी लेयर्स को ब्रेक करता है और डेटा चुरा लेता है। और दोस्तों, हैकर्स को आजकल मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। वो शोडन या ग्रे हैट वॉरफेयर जैसे ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करते हैं जो पूरे इंटरनेट को 24 आवर्स स्कैन करते रहते हैं, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि किस कंपनी का स्टोरेज बकेट खुला पड़ा है। अगर हम क्लाउड थ्रेट लैंडस्केप को देखें तो 4 ऐसे मेजर अटैक वेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। पहला है पब्लिक स्टोरेज मिसकॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने बताया था, अमेज़ॉन S3 या अज़ूर ब्लॉब्स को गलती से पब्लिक छोड़ देना, जिससे कस्टमर्स का पर्सनल डेटा लीक हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिविलेज्ड ओवरकिल। कल का लेसन याद है ना? किसी नॉर्मल एप्लीकेशन सर्वर या API को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देना। अगर वो सर्वर हैक हुआ तो हैकर के पूरे अकाउंट का कंट्रोल मिल जाता है। नेक्स्ट है शैडो IT। जब कंपनीज के एम्प्लॉयज़ में सिक्योरिटी टीम को बताए बिना अपने पर्सनल यूज़ के लिए नया क्लाउड सर्वर्स स्पिन अप कर देते हैं और उन्हें अनसिक्योर छोड़ देते हैं। लास्ट है एक्सपोज्ड डैशबोर्ड्स। कुबरनेट्स या AWS मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल की लॉगिन पेज को ओपन इंटरनेट पर छोड़ देना बिना प्रॉपर एक्सेस रेस्ट्रिक्शन के। अब आते हैं हमारे सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट पर। हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं 2019 का एक फेमस AWS क्लाउड ब्रीच, जो साइबर सिक्योरिटी की हिस्ट्री में एक मास्टर क्लास था। इस अटैक में एक अकेले हैकर ने बहुत बड़े बैंक का क्लाउड सिस्टम ब्रेक करके 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर रिकॉर्ड्स चुरा लिए थे। यहाँ आपको समझ आएगा कि कैसे छोटे छोटे फ्लॉज मिलकर एक डेडली अटैक चेन बनाते हैं। चलिए इसकी स्टेप बाय स्टेप फॉरेंसिक एनाटॉमी देखते हैं। इस पूरे अटैक को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप 1, इनिशियल एंट्री वाया SSRF। हैकर ने सबसे पहले बैंक के एक मिसकॉन्फ़िगर्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मतलब WAF को टारगेट किया, जो SSRF मतलब सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी के लिए वल्नरेबल था। इस वल्नरेबिलिटी की वजह से हैकर फायरवॉल सर्वर को
मजबूर कर सकती थी बैकएंड पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए। स्टेप 2, मेटा डेटा क्वेरी। हैकर ने इस SSRF का यूज़ करके सर्वर से कहा कि तू अपने ही अंदर के एक स्पेशल IP एड्रेस को क्वेरी कर, जिसे हम कहते हैं AWS मेटा डेटा सर्विस, मतलब IMDS। स्टेप 3, की एक्सफिल्ट्रेशन। जैसे ही मेटा डेटा क्वेरी हिट हुई, उस सर्वर ने टेम्पररी सिक्योरिटी एक्सेस कीज़ स्क्रीन पर थ्रो कर दी। ये कीज़ उस ओवरली परमिसिव IAM रोल की थी जो उस सर्वर पर अटैच था। स्टेप 4, मास एक्सफिल्ट्रेशन। हैकर को एक्सेस कीज़ मिल गई, और क्योंकि उस रोल के पास फुल S3 रीड एक्सेस का वाइल्ड कार्ड प्रिविलेज था, हैकर ने एक सिंपल कमांड चलाई और 700 से ज़्यादा S3 बकेट्स का सारा सेंसिटिव डेटा अपने पास डाउनलोड कर लिया था। चलिए इस पूरे प्रोसेस को टेक्निकली समझते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चल क्या रहा था। हैकर ने सर्वर पर एक SSRF पेलोड भेजा जो इस इंटरनल IP एड्रेस को टारगेट कर रहा था। दोस्तों, ये क्लाउड में लिंक लोकल एड्रेस होता है जो सिर्फ उसी वर्चुअल मशीन के अंदर से एक्सेस हो सकता है। जब रिक्वेस्ट इस एंड पॉइंट पर गई तो AWS ने रिप्लाई में ये JSON रिस्पॉन्स बैक कर दिया। इस रिस्पॉन्स में साफ साफ दिख रहा है एक्सेस की ID, सीक्रेट एक्सेस की और टेम्पररी टोकन। हैकर ने इन तीनों चीज़ों को उठाया, अपने टर्मिनल पर कॉन्फ़िगर किया और वो ऑफिशियली बैंक के क्लाउड के अंदर बैठ गया। यहाँ पर दो बड़े फेलियर थे। पहला, कंपनी IMDS V1 यूज़ कर रही थी जो बिना किसी टोकन के डायरेक्ट क्रेडेंशियल दे देता था, और दूसरा, उस सर्वर का IAM रोल ओवरली ब्रॉड था। उसे सिर्फ एक बकेट पढ़ना था, पर गलती से उसे सारे बकेट्स पढ़ने की परमिशन मिली हुई थी। अगर कल का रूल लीस्ट प्रिविलेज फॉलो किया होता तो ये ब्रीच कभी इतना बड़ा नहीं होता। तो एज ए डिफेंडर हम इस तरह के अटैक्स को पहले कैसे रोकेंगे? इसका जवाब है क्लाउड थ्रेट मॉडलिंग। हैकर के अटैक करने से पहले हम खुद अपने सिस्टम का थ्रेट मॉडल डिज़ाइन करते हैं यूजिंग स्ट्राइड फ्रेमवर्क। स्पूफिंग, क्या कोई हैकर चोरी किए गए कीज़ से हमारा सिस्टम यूज़ कर सकता है? टैम्परिंग, क्या कोई हमारे S3 बकेट का डेटा ऑल्टर कर सकता है? रेपुडिएशन, अगर हैकर अंदर आया तो क्या वो क्लाउड ट्रेल लॉग्स डिलीट करके अपने सबूत मिटा सकता है? इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, क्या हमारा कोई S3 बकेट पब्लिक लीक के लिए वल्नरेबल है? डिनाइल ऑफ सर्विस, क्या कोई फेक ट्रैफिक भेजकर हमारा AWS बिल बढ़ा सकता है या क्लाउड रिसोर्स क्रैश कर सकता है? और लास्ट है एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज, जो सर्वर हैक हुआ क्या उसका यूज़ करके हैकर एडमिन बन सकता है, जैसे अभी हमने केस स्टडी में देखा। अगर आप ऐप बनाने से पहले इन 6 सवालों का जवाब ढूंढ लोगे तो आपका क्लाउड सिस्टम हमेशा अनहैकेबल रहेगा। थ्योरी और फोरेंसिक एनालिसिस के बाद अब बारी है आपके आज के मिनी प्रोजेक्ट की। आज का टास्क थोड़ा दिमाग चलाने वाला है। मान लीजिए आप एक हेल्थ टेक स्टार्टअप के सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो। उनका सेटअप ये है कि उनका एक EC2 सर्वर है जो वेब ट्रैफिक लेता है, और वो पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स को एक Amazon S3 बकेट में स्टोर करता है। आपको इस सिंपल आर्किटेक्चर का एक थ्रेट मैट्रिक्स बनाना है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आपको आइडेंटिफाई करने हैं 3 बड़े थ्रेट वेक्टर्स, जैसे S3 बकेट मिसकॉन्फ़िगरेशन का रिस्क, SSRF का रिस्क और वाइल्ड कार्ड पॉलिसीज़ का रिस्क, और उनके सामने उनका इम्पैक्ट और सबसे ज़रूरी उनका मिटिगेशन मतलब सॉल्यूशन लिखना है। जैसे SSRF से बचने के लिए हम IMDS वर्जन 2 सेशन बेस्ड टोकन्स यूज़ करेंगे, और डेटा लीक से बचने के लिए हम AWS का ब्लॉक पब्लिक एक्सेस फीचर ऑन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने गिटहब पोर्टफोलियो पर अपडेट कीजिए। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि क्लाउड सिक्योरिटी में अगर आप एज एन अटैकर नहीं सोचोगे तो आप कभी भी अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी फायरवॉल या IAM गलती पूरे क्लाउड एम्पायर को गिरा सकती है। कल डे 85 में हम सीखेंगे क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आज की ब्रीच एनालिसिस को अच्छे से रीवॉच कीजिए और अपने थ्रेट मैट्रिक्स कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक स्टे एथिकल एंड स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।